25 पैसे किलो का मीट आप 12 रुपए किलो में खरीद रहे हैं, 25 पैसे किलो के मीट पर सारे ओवर हेड एक्सपेंसेस मैंने निकाले 1 रुपए आते हैं, तो वो मीट आपको ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए में मिल जाना चाहिए। वो मिल रहा 12 रुपए, माने हर 1 किलो मीट पे 11 रुपए आपसे मिल जा रहा है। एक साल में 1 करोड़ 35 लाख मीट्रिक टन मीट खरीदते हैं, 1 करोड़ 35 लाख मीट्रिक टन। एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 1 करोड़ 35 लाख गुना 1000 किलोग्राम, और इसमें 11 का और गुना करो, कितनी लूट आपसे कर रही है सरकार खाली मीट के नाम। और इस लूट में ऊपर से नीचे तक सबका हिस्सा है, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, कर्मचारी। और ये मीट खिला रहे हैं ये कहकर कि आयोडीन की कमी हो सकती है आपको। हमने सरकार से 6 साल पहले एक सवाल पूछा था कि भारत में कितने लोगों को आयोडीन की कमी है, ये बताया जाए। 6 साल में अभी तक सरकार ने नहीं बताया कितने लोगों को आयोडीन की कमी पता नहीं है ही नहीं। कभी होता भी तो बताएंगे, है ही क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के लोग दाल खाते हैं, आधा कटोरी दाल कोई भी खाए उसको आयोडीन की कमी हो ही नहीं सकती। एक दिन में जितना आयोडीन लगता है वो आधा कटोरी दाल से पूरा हो जाएगा, तो है ही किसी को आयोडीन की कमी। और सारे उसको जबरदस्ती 12 किलो का मीट खिला। ऐसे देश में लूट मचा रही, आम आदमी को समझता नहीं, भोला भाला सीधा सा सरकार उसको जायदाद के माध्यम से उल्टी उल्टी बातें करती है। और कई बार मुझे लगता है कई बातों को खास आदमियों को भी समझ में नहीं आती। खास आदमियों को कोई चीज नहीं समझ में आएगी अगर आप अंग्रेजी में बोलना शुरू करें, उनको लगेगा ये कोई बड़ी भारी चीज है, बहुत अच्छी चीज। मैं कहता हूँ खास आदमी को आपको मालूम है एल्यूमिनियम सिलिकेट खा रहे हो आप, तो उनको लगता है कोई अच्छी चीज खा है एल्यूमिनियम सिलिकेट। जब मैं केमिस्ट्री की डिक्शनरी उनको दिखाता हूँ, लेबल इसके सामने लिखा हुआ है पॉइजन, तब उनको खटकता है ये अंग्रेजी नाम, भारी नाम, बड़ा नाम उनको प्रभावित करता है, अकल ही नहीं चलती। ऐसे और ये सब कर करके एकमात्र उद्देश्य है पैसे खींचो आम आदमी से, टैक्स के नाम पर खींचो, मीट को महंगा करके खींचो, चीजों को महंगा करके खींचो, सब पैसे खींचते जाओ। और कहाँ आने चाहिए पैसे? सरकार के पास आने चाहिए। सरकार हमारे पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और कर्मचारी, सरकार का मतलब नहीं, इनके हाथ पैसे आने चाहिए ताकि उसका बंदर ना करे। राजीव गांधी कहा करते थे कि 1 रुपए में से 85 पैसा तो बंदरबान यही कर रहे हैं, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और कर्मचारी, 1 रुपए में से 85 पैसा। और ये राजीव गांधी ने 84 में कहा था। अब उनका बेटा राहुल गांधी, उसने एक दिन लोकसभा में कहा कि मेरे पिताजी के जमाने में तो 1 रुपए में से 85 पैसा मिलता था, अब मेरे समय में तो 1 रुपए में से 92 पैसा मिल जाता है, 92 पैसा, 8 पैसा भी गरीब होगा। अब ये बिजली लूट होगी तो गरीबों के लिए कितनी भी योजनाएं चलेंगी, गरीबी नहीं मिलेगी, इसलिए गरीबी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। आजादी मिली थी तो 4 कोटी गरीब थे, अब 84 कोटी गरीब। जबकि आजादी के पिछले 63 सालों में गरीबी दूर करने के लिए 110 लाख कोटी रुपए खर्च किया गया है, फिर भी गरीबी नहीं मिलेगी, मिटेगी नहीं, क्योंकि लूट होगी, संसाधनों की फैसिलिटी, तो गरीबी बढ़ जाएगी। और गरीबी मिट रही है, पॉलिटिशियंस भी मिट रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी गरीबी मिट रही है। हमारे बहुत सारे नेताओं को मैं जानता हूं, 20 साल पहले उनके घर में पूरी साइकिल नहीं थी चलने, आज उनकी संपत्ति हजारों कोटी में हो चुकी है। ऐसे बहुत ब्यूरोक्रेट्स को मैं जानता हूं जो नौकरी में आए बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, अब जब रिटायर हुए तो प्रॉपर्टी उनकी हजारों कोटी। हमारे उत्तर प्रदेश में एक अभी ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया, अखंड प्रताप सिंह उसका नाम है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है,
उसके घर में जब छापा पड़ा 480 कोटि रुपए मिला, 480 कोटि। और उसकी सैलरी जोड़ी गई। 40 साल उसने जॉब किया, वो IAS था, उत्तर प्रदेश कैडर का। 40 साल उसने नौकरी की, तो टैक्स घटाने के बाद उसकी सैलरी 77 लाख रुपए निकली और उसके घर में 480 कोटि मिला। उसको पूछा गया कहां से आया है पैसा, तो उसने एक सच्चाई बयान की जो हमारी आंखें खोलने लगी। उसने कहा कि मैं जब उत्तर प्रदेश में कलेक्टर होता था, पहले डिप्टी कलेक्टर, फिर कलेक्टर, फिर कमिश्नर, फिर सेक्रेटरी, सभी पदों पे था, तो हर चीफ मिनिस्टर ने मुझे टारगेट फिक्स किया था, इतना लूट कर देना। उसका कहना था कि चीफ मिनिस्टर किसी भी पार्टी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका टारगेट था कि मैं हर हफ्ते इतना लूट कर दूं चीफ मिनिस्टर। तो कोई चीफ मिनिस्टर 10 कोटि कहता था एक हफ्ते में, तो कोई कहता था 15 कोटि हो, कोई कहता था 20 कोटि हो। मैं लूटता था। लूटने के बाद में क्या करता था कि थोड़ा अपने को बचाता था, बाकी चीफ मिनिस्टर को देता था। तो जो मैंने बचाया वो 480 कोटि हो गया। ये तब पता चला कि चीफ मिनिस्टर हर एक कलेक्टर को टारगेट देता है लूटने का, कोई भी पार्टी का रहे चीफ मिनिस्टर। क्योंकि उसने कहा अखंड प्रताप सिंह ने कि मैंने कांग्रेस के नीचे काम किया, मैंने बीजेपी के नीचे काम किया, मैंने समाजवादी पार्टी के नीचे काम किया, मैंने बहुजन समाज पार्टी के नीचे काम किया। सभी चीफ मिनिस्टर्स ने लूटने का टारगेट किया। अब मैं क्या करता, अगर लूटता नहीं तो मुझे निकाल के बाहर कर देते। मैंने लूटा, थोड़ा खुद बचाया, तो इसमें 480 कोटि हो गया। फिर उसने एक बहुत सेंसेशनल बात की। उसने कहा कि अगर कोई लूटने से मना करे तो ये सिस्टम उसको किक आउट कर देता है। ईमानदार लोगों को ये सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिस्टम बना है लूटने के लिए। उसने बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई, मालूम है? उसने कहा अंग्रेजों ने बनाई थी ये पोस्ट कलेक्टर। कलेक्टर माने टू कलेक्ट द मनी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसने कहा कलेक्ट शब्द है इकट्ठा करना, COLLECT। कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला, क्या धन इकट्ठा करने वाला। अंग्रेजों ने कलेक्टर बनाया। फिर उसने कहा ये कमिश्नर है ना, वो कमीशन में से अंग्रेजी शब्द है कमीशन, और उसमें से बना कमिश्नर। और अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि अंग्रेजों के समय में कभी भी कमिश्नर को सैलरी नहीं मिलती थी, कमीशन मिलता। लूटेंगे जितना उसका कुछ हिस्सा कमीशन, इसलिए वो कमिश्नर। मैं कलेक्टर, वो कमिश्नर, फिर मेरे नीचे डिप्टी कलेक्टर। माने लूट के लिए खड़ा किया हुआ पूरा सिस्टम है। अब आप इस सिस्टम से ईमानदारी की अपेक्षा नहीं कर सकते। उसका कहना था जब तक आप ये सिस्टम नहीं बदलते ये तो लूटेगा ही। अंग्रेजों के जमाने में लूटता था, अभी भी लूटेगा। तो हम सबके सामने कुल मिलाकर जो गंभीर प्रश्न है वो यही है, क्या करें? दो रास्ते हैं। एक रास्ता है या तो ये सिस्टम को चेंज करें, और दूसरा रास्ता है हम सिस्टम के हिसाब से चले। सिस्टम लूट रहा है, हम भी लूटे, तो हमारी और सिस्टम की हार्मनी हो जाएगी। सिस्टम लूटेगा और हम नहीं लूटे तो हमेशा सिस्टम के सामने क्लैश होगा। सिस्टम बना हुआ है कि गोवा को खोद कर बेच दो, सारा गोवा खोद के बेचना है। जितना पहाड़ में है, जितना नदी में है, जितना जंगल में है, सब बेच डालो। अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चले कि आप भी खोदने में लग जाए, कोई माइंस खोदे, कोई पहाड़ खोदे, कोई नदी खोदे, कोई जंगल खोदे, सब खोदने में लग जाए तो बहुत अच्छा है। आपका कोई क्लैश नहीं होगा सिस्टम से। सिस्टम भी लूट रहा है, आप भी लूट। अगर आपने लूटने को मना किया और सिस्टम ने लूटना चालू रखा तो आपका सिस्टम का क्लैश होगा। अब उसमें आपके पास दो ऑप्शन है,
या तो सिस्टम को अपने हिसाब से बदल दो या सिस्टम के हिसाब से आप बदल दो। और तीसरा कोई रास्ता नहीं। अंग्रेजों ने जैसा सिस्टम बनाया वैसे हम सब हो जाए, जैसे अंग्रेज थे लूट लो खाओ मजा करो, हम सब वैसे ही हो जाए तो ये देश 10-20 साल में खलास होगा, कुछ नहीं आता है। तो ठीक है, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा, हम खुद ही खलास कर जाएंगे। और या हम अपने सिस्टम को अपने हिसाब से बदलें और चाहें, अंग्रेजों ने जैसा बनाया उसकी नकल ना करें, क्योंकि अंग्रेजों ने ये सिस्टम बनाया लूटने के लिए। बाहर से आए थे, उनके पास कुछ पैसे वैसे थे नहीं, बहुत गरीब थे, भूखमरी का शिकार थे। 16वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में लोग भूख से मरते थे और 100 साल में 3.5 कोटी लोग वहां भूख से मर गए थे। ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और खेती होती नहीं थी, उनके उद्योग थे नहीं, व्यापार कुछ था। खेती इसलिए नहीं होती थी कि बर्फ पड़ती है, ठंड बहुत है, पानी अच्छा नहीं, जमीन अच्छी नहीं, फर्टाइलिटी नहीं, खेती नहीं होती। खेती नहीं होती थी तो उद्योग नहीं थे, रॉ मटेरियल नहीं, और जब उद्योग भी नहीं है, खेती भी नहीं है तो बिजनेस नहीं होता था, ट्रेड नहीं होता। उनके पास एकमात्र रास्ता था लूटना। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं ना, ट्रेड का एक अर्थ प्लंडरिंग भी है। ये जो अंग्रेजी शब्द है ना TRAD, ट्रेड का माने व्यापार, ट्रेड का एक दूसरा अर्थ है लूटमार। लूटमार। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी बनी ना, तो हमने सोचा ये व्यापार करेंगे, उनको मालूम था लूटमार करेंगे। वो क्लियर थे, हम क्लियर थे, हमें पता नहीं था कि अंग्रेजी में भी एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे संस्कृत में होते, जैसे हिंदी में होते, जैसे अंग्रेजी में भी। ट्रेड का एक मतलब व्यापार, दूसरा लूटमार, लूटमार और सारा तंत्र उन्होंने लूटमार करने के लिए बनाया और लूटा। और जब उनको लगा कि पेट भर गए और भारत में कुछ बचा नहीं लूटने का, तो छोड़कर चले गए। अब हमें तो यही करना पड़ेगा कि अंग्रेज जब छोड़कर गए तो हम उस लूटमार वाले सिस्टम को बदलें, नीतियां बदलें, कानून बदलें, तंत्र बदले, व्यवस्था बदले, सब नियम बदलें, और वो ऊपर से नीचे तक बदलेंगे नहीं, तब तक देश सही रास्ते पर आएगा। हम कई बार कंफ्यूजन में रहते हैं। हम कंफ्यूजन में क्या रहते हैं, भारत में ईमानदार लोग अगर मिले और सिस्टम को चलाएं तो सिस्टम अच्छा हो जाएगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम ईमानदार लोगों के लिए बना ही नहीं। हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं और इस कंफ्यूजन में हमने कई प्रधानमंत्री बदले। बीटीसी को तो हम इसलिए लाए थे ना, ये बहुत ईमानदार आदमी है। राजीव गांधी का बोफोर्स का मामला खुला तो बीटीसी को हमने इसलिए लाया कि ये बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन बीटीसी ने भी देश वैसे ही चलाया जैसे राजीव गांधी ने चलाया। हम क्या करते रहे, कार का ड्राइवर बदलते, कार नहीं बदलती। अंग्रेज जो कार चलाते थे सिस्टम वाली, उसी को हम चलाने की कोशिश करते रहे, अच्छे से अच्छा ड्राइवर लाते। कार तो वही है, ड्राइवर बदलने से कुछ नहीं होगा। तो कार को बदलना पड़ेगा, उठा के फेंकना पड़ेगा, नई कार बनानी पड़ेगी, नया सिस्टम बनाना। तो भारत स्वाभिमान जो अभियान शुरू हुआ है वो इसी एक उद्देश्य के लिए है कि हम सिस्टम को बदलें, व्यवस्था को बदलें। सरकारें बदलने से कुछ नहीं होगा, प्रधानमंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, इसी सिस्टम में 100% मेजोरिटी के साथ बीजेपी को ले आओ, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही चलेगा जैसे कांग्रेस चलेगा, या कांग्रेस को और सुपर मेजोरिटी है तो भी कुछ नहीं बदलेगा, वैसे ही होगा। सिस्टम बदलना पड़ेगा, तब जाकर चीजें ठीक होंगी। कानून अगर वही है इंडियन पुलिस एक्ट वाला, तो बीजेपी उस कानून का पालन कर रहा है या कांग्रेस क्या अंतर करने वाला, आप सोचिए। कानून अगर वही है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट वाला, तो
तो बीजेपी उस कानून का पालन कराए या कांग्रेस क्या फर्क पड़ा? कानून अगर यही है कि सुप्रीम कोर्ट में तो अंग्रेजी में ही बहस होगी, बीजेपी की सरकार आ जाए या कांग्रेस की क्या फर्क पड़ेगा? कानून अगर नहीं बदल के आपको बीजेपी हो या कांग्रेस, जनता दल हो या सीपीआई हो या समाजवादी पार्टी, देश तो वैसे ही चलेगा, कंडीशन तो वैसी ही रहेगी। तो कानून बदलने पड़ेंगे, नियम बदलने पड़ेंगे, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। हमने बहुत स्टडी करके एक लिस्ट बनाई, 34,735 कानून बदले, एक दो नहीं 34,735 इतने कानून बदले। और उसमें से सबसे पहले जिस कानून को हम बदलना चाहते हैं, कोई ऐसे देश है जिसको हम विकासशील मानते हैं, डेवलपिंग मानते हैं, वहां इनकम को टैक्स क्यों होना? इसका माने आप नहीं चाहते कि इनकम बढ़े, टैक्स करने का माने तो दंड देने होता है ना एक तरह से। आप नहीं चाहते कि इनकम बढ़े, अगर इनकम नहीं बढ़े इस देश की, ये आगे कैसे बढ़ेगा? इनकम को टैक्स करने की कोई तुक नहीं, ये तो अंग्रेज करते थे, क्योंकि अंग्रेजों का ये मानना था कि भारतवासियों के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं रहना चाहिए, सब छीन लो, क्योंकि इनके पास पैसे ज्यादा रहेंगे तो ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे उस पैसे को, इसलिए उन्होंने इनकम टैक्स किया। हमें ये कानून की जरूरत है, क्योंकि ये एकमात्र कानून है जिसने हमारे देश में ब्लैक मनी पैदा किया है, और 1-2 करोड़ का नहीं, 258 लाख कोटी रुपए का ब्लैक मनी पैदा किया इस कानून ने आजादी के 63 साल। और ये सारा ब्लैक मनी यहां से विदेशों में जाके शिफ्ट हो गया। इनकम टैक्स में पिछले 63 सालों में कुल मिलाकर सरकार ने मुश्किल से 20-25 लाख कोटी रुपए इकट्ठे किए हैं, और ब्लैक मनी के रूप में 258 लाख कोटी रुपए बाहर चले गए। इसका माने कानून फेल है, और ये कानून बेईमानी का है। कैसे लाता है? जिस आदमी को इनकम टैक्स की चोरी करनी है वो आमदनी छुपाता है, और आमदनी छुपाते ही वो बेईमान हो जाता है। और सरकार का पता है क्या लॉजिक है? वो कहते हैं कि सब लोग बेईमान रहे ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके, ईमानदार लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सके। ये तो जानबूझ के कानून है। मेरा दोस्त है इनकम टैक्स कमिश्नर, मैंने एक बार उससे खुद के बात, मैंने कहा तुम ईमानदारी से बताओ, इनकम टैक्स में जो इकट्ठा होता है वो देश के लिए काम का है, उसमें मुझे ऐसे स्टैटिस्टिक्स दिए मैं हैरान हो गया। उसने कहा देखो, हम इनकम टैक्स में 2 हिस्से करते हैं, एक कॉर्पोरेट टैक्स है, दूसरा इनकम टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स में ज्यादा आता है, इनकम टैक्स में कम आता है। और इनकम टैक्स के भी 2 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा होता है जो सैलरी पीपुल है, माने सर्विस में लगे हुए लोग, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, सरकार में नौकरी करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सरकारी तंत्र में काम करने वाले हैं, ये 75% में इनकम टैक्स देते हैं, 25% तो प्राइवेट लोगों से आता है। ये 75% इनकम टैक्स कलेक्शन का माने सरकार ने एक जेब में पैसा डाला और दूसरे हाथ से निकाला, यही तो मतलब है। आपको सैलरी दी तो जेब में पैसा डाल दिया, फिर निकाल दिया आपकी जेब से। ये मूर्ख बनाने का तरीका है। और अब तो ये हो गया है कि जेब में डालने से पहले निकाल देते हैं। टैक्स रिडक्शन एट द सोर्स, आया नहीं उससे पहले ले लिया तो देश में बढ़ेगा, रखोगा तुम्हारे पास। उल्लू बनाने का तरीका। और मेरा तो दोस्त है इनकम टैक्स कमिश्नर को कहता तुमको तो उल्लू बनाना और तुमको कंट्रोल करके रखना है, इसके लिए है ये इनकम टैक्स। इनकम मिनिमम कुछ नहीं है इस टैक्स में। मैंने कहा कैसे? उसने कहा हम जितना इनकम टैक्स इकट्ठा करते हैं उसका 85% तो खुद ही खा जाते, 15% ही देश के काम आता है। मैं पूछा कैसे खा जाते हो? तो उसने कहा हमारी सैलरी, हमारा डीए, हमारा एचआई, ये तो ऑफिशियल खाते हैं, फिर अनऑफिशियल खाते हैं। तो देश को तो 15% ही मिलता है उसमें से। और वो 15% लेने के लिए खर्चा कितना लगता है? तो मैंने कैलकुलेट किया, वो 15% इकट्ठा करने के लिए 60-70% खर्चा लगता है। खर्चा कैसे लगता है?
इनकम टैक्स लेने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफिसर्स बना रखे हैं और टैक्स की चोरी कराने के लिए हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रखे हैं। कितना बढ़िया पेज चल रहा है। 1,50,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमने पाले हुए हैं। क्या काम के लिए? टैक्स की चोरी कराने के लिए। और सरकार ने हजारों अधिकारी पाले हुए हैं टैक्स खींचने। और फिर इन चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑफिसर्स के बीच में इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स हमने पाले हुए हैं, एडवोकेट्स। जब झगड़ा होगा तो बीच में कूदेंगे। तो इन तीनों का जो कुल खर्चा है ना, वो इनकम टैक्स कलेक्शन से 60% ज्यादा है, तीनों का खर्चा। इसलिए इनकम टैक्स में कुछ नहीं आता, वो तो उल्लू बनाने का तरीका। और इसके कारण लाखों कोटि का व्यय पैदा होता है। तो हमारे दिल में सबसे ज्यादा तमन्ना है पहला काम करने की, इनकम टैक्स को खत्म करना है, स्टेट में से हटाइए। जैसे इनकम टैक्स हम हटाएंगे तो क्या होने वाला है? सबसे बड़ा काम होगा कि जो ब्लैक मनी है वो एकदम वाइट मनी हो जाए, क्योंकि हम मानते हैं मनी ब्लैक होता ही नहीं। आपने कोई ऐसा नोट देखा है जिसका 70% वाइट और 30% ब्लैक? कोई नोट ऐसा होता है? मनी मनी होता है, लेकिन वाइट नहीं होता। वो तो कानून कुछ मनी को ब्लैक कहता है, कुछ को वाइट कहता है। कानून हटा दो, कोई भी मनी ब्लैक होगा नहीं, सब वाइट होगा। अब मनी वाइट होगा तो सब बाहर आ जाएगा। जो अंदर छुपा हुआ है 50-55 लाख कोटि रुपए, वो सब बाहर आएगा। क्यों? जब मनी वाइट हो तो कोई क्यों छुपाएगा? आप मुझे बताओ, आमदनी को क्यों छुपाएगा? जरूरत क्या छुपाने की? जब टैक्स ही नहीं है तो सबकी आमदनी बाहर आएगी और वो आमदनी रातों रात 3-4 गुनी बढ़ जाएगी। अभी किसी की आमदनी 10 कोटि है, इनकम टैक्स छुपाने के लिए वो कहता है 1 कोटि है मेरी आमदनी। किसी की आमदनी 100 कोटि है, इनकम टैक्स छुपाने के लिए कहता तो 10 कोटि है मेरी आमदनी। आप हटा दो इनकम टैक्स, आमदनी खुल जाएगी। और आमदनी अगर खुली तो सब पैसा मार्केट में आएगा। वो 3 जगह जाएगा पैसा। या तो लोग उसे फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे, बैंक में जमा करेंगे, या तो लोग उसे इन्वेस्ट करेंगे, इंडस्ट्रीज में लगाएंगे, बिजनेस में लगाएंगे। अगर वो पैसा इन्वेस्ट होता है इंडस्ट्री और बिजनेस में तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। अगर वो पैसा बैंक में जा रहा है फिक्स डिपॉजिट में तो बैंक किसी को लोन देगा और वो भी पैसा इन्वेस्ट होगा। और बैंक तो लोग एक ही काम करेंगे, पैसे को खूब खर्च करेंगे, उड़ाएंगे। मार्केट में तो आएगा पैसा, लोग महल बनाएंगे, आलीशान महल बनाएंगे। हो सकता है 100 कोटि का महल बनाए तो 100 कोटि का महल बनेगा तो सीमेंट मिलेगा, लोहा मिलेगा, किसी मजदूर को काम मिलेगा, किसी रोजगार के लिए काम का रास्ता खुलेगा। और भारतवासियों पर मुझे भरोसा है कि वो अपने ऊपर पैसा नहीं लुटाएंगे, क्योंकि भारत के लोगों की आदत नहीं, ये जो विदेशी आदत है अपने ऊपर पैसा खर्च करना भारतवासी नहीं अच्छा मानते। हमारे यहाँ तो लोग ऐसे होते हैं कि अपने ऊपर कम से कम खर्च करना, समाज के ऊपर पैसा लुटाना, ये भारतवासी। अगर भारतवासी अपने ऊपर पैसे को लुटाने वाले लोग होते तो एक भी मंदिर नहीं होता इस देश। आप जानते, मंदिर सरकारों ने नहीं बनाए हैं, लोगों ने बनाए। अगर भारतवासी अपने ऊपर पैसा लुटाने वाले लोग होते तो एक भी तीर्थ स्थान नहीं होता इस देश में। भारतवासियों की फितरत है दूसरों पे लुटाना। पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा होता है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर तो बहुत है। मैंने कई करोड़पति लोगों को देखा है जो अभी भी भारतीय हैं, उनके पास एक शर्ट और एक पैंट, 2 शर्ट और 2 पैंट, उसी में जिंदगी बिता देते हैं और हजारों करोड़ का एम्पायर चला गया। तो अपने ऊपर तो लुटाएंगे, क्योंकि भारतवासियों के खून में जो है ना वो ये है 100 रुपए कमाना, 90 रुपए बचाना। बचत हमारे खून में है, हमारे डीएनए में है और इसको कोई बदल नहीं सकता। डीएनए चेंज नहीं होता, कुछ भी चेंज होता है दुनिया में, डीएनए चेंज नहीं होता।
हम अमेरिका चले जाए तो भी हमारा डीएनए वैसे ही है, $100 कमाएंगे तो $90 कर जाएंगे। ये तो अमीर आदमी का डीएनए होता है, जो $100 कमाएगा $110 खर्च करेगा। हम करेंगे तो हमारा पैसा या तो सेविंग्स में जाएगा और या तो इन्वेस्ट होगा इंडस्ट्री और बिजनेस में। तो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा प्रोडक्शन का, बिजनेस में इन्वेस्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा बिजनेस का, तो समृद्धि और बढ़ेगी, रोजगार और ज्यादा पैदा होगा, बेकारी कम होगी, गरीबी कम होगी। और इनकम टैक्स हटाते ही 258 लाख कोटी जो विदेशों में वो तुरंत वापस आ जाएगा, क्योंकि जहां ये पैसा जमा है ना उन बैंकों में एक पैसे का भी ब्याज नहीं मिलता, उल्टा सर्विस चार्ज देना होता है। तो जमा करने वाले मूर्ख थोड़ी हैं। जब भारत में आप इनकम टैक्स हटा दो तो सब ले आएंगे, यहीं पर डिपॉजिट करेंगे, कम से कम 5-6% ब्याज तो मिलेगा और शेष हो जाएगा, घर का पैसा घर में आएगा। तो 258 लाख कोटी बाहर से आएगा, 55 लाख कोटी देश के अंदर से पैदा होगा, 300 लाख कोटी रुपए हमारे मार्केट में होगा। हमको कटोरा लेके कहीं भी मांगने जाना नहीं पड़ेगा। मैं तो सिंपल कैलकुलेशन करके बताता हूं कि गोवा का कर्ज एक दिन में चुक जाएगा 7,000 रुपया। कम से कम 14,000 कोटी निकलेगा इनकम टैक्स का। और गोवा वाले जो कहीं बाहर है ना उनका जो तो 20-22,000 कोटी। ऐसे इकोनॉमी को चेंज कर सकते हैं। इनकम टैक्स हटाएंगे, दुनिया में 70 देश है क्या इनकम टैक्स नहीं, आपको मालूम, हमारा एक देश और हो जाए, स्विट्जरलैंड में इनकम टैक्स नहीं, हमारे यहाँ नहीं, पनामा में इनकम टैक्स नहीं, हमारे यहाँ नहीं। तो इनकम का टैक्स सबसे बड़े। दूसरा टैक्स करना एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाने का मतलब है उत्पादन को आप दंड दे रहे हो। कोई व्यक्ति आपके देश के लिए उत्पादन कर रहा है, उस पर आप टैक्स लगा रहे हो, इसका मतलब उसको दंड दे रहे हो। उसको तो प्रमोट करना चाहिए कि तुम देश के लिए उत्पादन करो, इंसेंटिव देने चाहिए, टैक्स क्यों लगाए? सेंट्रल एक्साइज की लगाना है, सेंट्रल एक्साइज घटते ही उत्पादन की चोरी बंद हो जाएगी। फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स हटाना है, बिक्री की चोरी बंद कराना है, फिर हाउस टैक्स हटाना है, प्रॉपर्टी टैक्स हटाना है, रोड टैक्स हटाना है, सब टैक्स हटाना है। फिर आप बोलोगे देश कैसे चलेगा? देश तो दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ये सारे टैक्स हटाने के बाद जो 300 लाख कोटी रुपए आपके मार्केट में है, इससे तो देश दौड़ेगा, चलेगा नहीं। हमें चलाने नहीं पड़ेगा, ये तो दौड़ेगा। हमें क्या करना है, डोनेशन की परिभाषा बदलनी। जो भी टैक्स देने वाले लोग हैं ना उनको कहेंगे आपको कोई टैक्स नहीं देना, बस आप अपनी इच्छा से डोनेट करते हो। तो कोई कहेगा कहाँ डोनेशन करेगा कि आप कुछ स्कूल को डोनेट कर दो, कुछ आप हॉस्पिटल्स को डोनेट कर दो, कुछ बावड़ी बना दो, कुछ तालाब बना दो, कुछ गौशाला बना दो, कुछ धर्मशाला बना दो, कुछ मंदिर बना दो, कुछ चर्च बना दो, इसी में करो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। और सब अपने अपने नाम से बना दो। मेरे पिताजी के नाम से मैंने गौशाला बनाई, मेरे पिताजी के नाम से बावड़ी बनाई, मेरे पिताजी के नाम से धर्मशाला बनाई। सबको अच्छा लगता है ना मेरे पिताजी के नाम से, वो जो पत्थर लगाते हैं ना वो सबसे बड़ा होता है। हाँ, मन में है कि ऐसा पता तो चले मेरे पिताजी के नाम से, मेरे नाम से। सबको खुली छूट है, सोशल एक्टिविटी में पैसे लगाओ, टैक्स नहीं लगेगा। एक बार मैं ये बात कह रहा था, भारत के कुछ बड़े उद्योगी घरानों के लोग बैठे थे, फिक्की नाम की एक संस्था है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनको मैंने काम से टैक्स हटाने वाला। पहले क्या बात करते हैं, मैंने कहा हम सीरियस टैक्स हटाने। पहले फिर क्या करेंगे, मैंने कहा आपको हम कहेंगे कि 100 वहां दूध दे दो। टाटा ग्रुप को कोई टैक्स नहीं लगेगा, टाटा ग्रुप को कहेंगे 100 वहां दूध दे दो, जो सबसे गरीब है इनकी सुविधाएं करो, आपके ऊपर कोई टैक्स। बिरला ग्रुप को कहेंगे आपके 1000 गांव दूध दे, और अपने गांव ले जहां पे आप हो, हमारे गांव नहीं तुम्हारे गांव पे,
तुम राजस्थान में हो ना, राजस्थान के 1000 गाँव में, टाटा ग्रुप को 1000 गाँव में, डालिया ग्रुप और 1000 गाँव में। तो ऐसे भारत के 6,32,300 गाँव को बोल दे देंगे, उनकी व्यवस्था को खुद ही कर देंगे। वो कह रहे हैं कि आप इन गाँवों को उससे ज्यादा कर देंगे। गाँव वाले कहेंगे पानी चाहिए, हम दूध पिला देंगे। आपको खुशी क्यों है ये टैक्स करने का? एक बहुत सीरियसली मुझे कहा कि भाई आपको मैं बता नहीं सकता, ये टैक्स सिस्टम हमारी जिंदगी का 70% टाइम खा जाता है, 70% टाइम वेस्ट कर देता है ये टैक्स सिस्टम हमारी जिंदगी का। वो 70% समय अगर आपने हमारा बचा दिया तो हम तो लाखों करोड़ों और पैदा कर सकते हैं। और फिर वो दर्द से कहते हैं ये टैक्स सिस्टम हमको बेईमान बनाता है, जबकि हम बेईमान नहीं है, हम ईमानदारी से जीना चाहते हैं। लेकिन ये टैक्स सिस्टम मजबूर करता है कि हम प्रोडक्शन को छुपाएं, इनकम को छुपाएं, हमारी सेविंग्स को छुपाएं। आप ये हटा दोगे हम तो ईमानदार हो जाएंगे और हमारी बेईमानी खत्म और हमारा टाइम बचेगा। तो हम तो जितना टैक्स नहीं देते उससे ज्यादा गाँव के विकास में ही खर्च कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब गाँव हम बना देंगे। और बढ़ाने का कारण क्या? 10-20 गाँव को आप छोटे छोटे लोग बना दो, इनकम टैक्स की हो गई। आपका जो खाना धन है उसका क्या करोगे? आप खा तो सकते हैं क्योंकि आदत नहीं खाने की, तो दान नहीं करोगे, दूसरों के खर्च होने वाला है। तो हमें टैक्स फ्री इकोनॉमी करनी है। टैक्स फ्री इकोनॉमी करते ही आज जो जीडीपी है ना, इसका हमने कैलकुलेशन किया, अभी जीडीपी 55 लाख कोटी का, ये 700 लाख कोटी में पहुंच जाता है टैक्स फ्री हो। और 700 लाख कोटी जीडीपी का मतलब है हम चाइना के बराबर। और अगर 100 लाख कोटी आगे मिले तो हम अमेरिका से आगे। ऐसा देश है, पोटेंशियल इतना है इस देश। फिर आप लोग सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो दान दे देंगे, लोग दे देंगे। कारगिल युद्ध के लिए दान दे देंगे तो सरकार चलाने के लिए दान दे देंगे। और सरकार में ज्यादा कुछ खर्चा रहेगा नहीं। जब विकास का सारा काम आप खुद कर दोगे तो हमें तो सिर्फ डिफेंस का खर्चा चाहिए, और क्या चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कुछ खर्चा चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का चाहिए, बाकी तो सब खर्चे आप ही लोग करने वाले हो, हमें क्या? और इतना पैसा तो मिल ही जाएगा। मंदिर के सामने दान पात्र अगर हम रख देंगे डिफेंस के लिए तो डिफेंस के टोटल कलेक्शन से ऊपर की पड़ा है। क्योंकि जब वॉर के समय में हम दान कर सकते हैं तो खाली समय में दान कर सकते हैं। और हमने ये भी सोचा है कि एक टैक्स लगा रहे हैं, मान लो सब टैक्स लगा रहे हैं, 64 तरह के टैक्स लगा रहे हैं, और एक सिंपल टैक्स लगा रहे हैं ट्रांजेक्शन पे, और वो भी टोटल ट्रांजेक्शन का 1%। आपने 100 रुपए बैंक में जमा किया या 100 रुपए विड्रॉ किया, 1 रुपए आप टैक्स पे तो बस। तो 1% ट्रांजेक्शन का टैक्स हम इकट्ठा करें ना तो साल में 24 लाख कोटी रुपए इकट्ठा होता है। 24 लाख कोटी। और अभी हम 64 तरह के टैक्स लगाते हैं तो साल में 20 लाख कोटी भी इकट्ठा नहीं होता। एक हम टैक्स लगाते हैं ट्रांजेक्शन पे, वो भी 1% तो 24 लाख कोटी इकट्ठा होता है। पैसे की कोई कमी नहीं है, सिस्टम बदलते ही पैसा आएगा। अभी हमने लोगों को बांधा हुआ है, पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, इनको फ्री कर दो तो यही पैसा दे देंगे इस देश को, कुछ कमी नहीं। और हमारे पास तो इतना पैसा होने वाला है थोड़े दिन में कि हम भारत जैसे 50 देशों का विकास करें, इतना पैसा। तो हम अपना विकास करेंगे 2-3 साल में, अपने पास इतनी रकम है कि सब काम हो जाए। फिर क्या करें? अपना तो सब काम हो गया, गांव के हर गरीब को रोजगार, हर गरीब आदमी अमीर करोड़पति लखपति हुआ, इंडस्ट्रीज बढ़ गई, बिजनेस बढ़ गया, ट्रेड बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो अपने पास तो काम ही नहीं रहेगा। थोड़े दिन में सब काम खत्म, खाली थोड़ी बैठ सकते, कुछ और करें।
कुछ और क्या करेंगे, दूसरे गरीब देशों को मदद करेंगे, अपने जैसे उनको मदद करके अपने साथ दोस्ती बढ़ाएंगे और वो दोस्ती से और कुछ काम करवाएंगे। हमें एक काम करना है, अंग्रेजों ने जो लूटा है टैक्स लगाकर इस देश में से, वो सारा पैसा ब्याज सहित वापस आना है इससे, क्योंकि वो हमारा पैसा है, अंग्रेजों का। अब इसके लिए अंग्रेजों के खिलाफ एक मुकदमा लड़ना है हमको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वो मुकदमा लड़ने के लिए 70 देशों को साथ में लेना है, और वो 70 देश वो है जिनको अंग्रेजों ने लूटा पिछले 500 साल। अब इंटरनेशनल कोर्ट में कुछ प्रमाण देने पड़ेंगे, तो ऐसे काफी प्रमाण इकट्ठे हमने कर लिए हैं भारत के युग के। आप लंदन जाओगे तो लंदन के म्यूजियम्स से, और कुछ मत देखो, लंदन में म्यूजियम्स देखने जाओ तो आपको पता चलेगा कितना लूटा हुआ माल अभी भी वहां भरा पड़ा है। हमारा कोहिनूर हीरा लंदन के म्यूजियम में है मालूम, और कोहिनूर हीरे जैसे 4680 हीरे हैं लंदन के म्यूजियम में भारत के लूटे अभी है। भारत का एक सोमनाथ मंदिर था ना, सोने का मंदिर, उसको लूटा था महमूद गजनवी ने, और महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर का दरवाजा तोड़ के ले गया था, पूरा दरवाजा सोने का था। वो दरवाजा इस समय लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ। आप पूछिए लंदन कैसे गया? अंग्रेजों ने महमूद गजनवी को लूटा, महमूद गजनवी ने भारत को लूटा, अंग्रेजों ने महमूद गजनवी को लूट दिया, तो वो लूट कर सोने का दरवाजा लेकर ले गए, अभी वहां रखा हुआ लाखों कोटि रुपए की संपत्ति है वो दरवाजा। हमारे देश में से सोने के सिक्के लूट कर ले गया था एक अंग्रेज, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बयान किया है कि मैं भारत से 900 पानी के जहाज भर के सोने के सिक्के लाया, 900 शिप्स सोने के सिक्के भर के सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव ले गया। उसका स्टेटमेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसी बात पर उसको फांसी दी गई। फांसी पता है क्यों मिली उसको? क्योंकि वो जितना लूट के ले गया उसने किसी को नहीं दिया, अकेला था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इतनी गुस्सा थी उससे कि तुमने इतना हमको नहीं दिया, हमको नहीं दिया, हमको नहीं दिया, राजा परेशान, मंत्री परेशान, इसलिए उसको फांसी का ऑर्डर दिया। पूरी पार्लियामेंट ने एक स्वर में कहा था कि इसको फांसी पे चढ़ा दो। रॉबर्ट क्लाइव ने फांसी के एक दिन पहले अपने को गोली मार के आत्महत्या कर दी, और वो सोने के सिक्के अभी भी पड़े हैं लंदन। सोने चांदी के कप प्लेट, सोने के सिक्के, सोने की तलवारें, सोने की मूर्तियां। मैं अभी पिछले साल लंदन गया था, 18 दिन एक ही काम करता रहा, म्यूजियम्स में घूम के फोटो खींचता रहा, भारत की संपत्ति कितनी। 18 दिन में जितना मैंने फोटो खींचा वही संपत्ति लगभग 300 लाख की। मैंने वहां देखा कि कछुआ है, कछुआ वो इलाहाबाद से लूटा, इलाहाबाद के खजाने से कछुआ लूटा। और मैंने उसका वेट पूछा, इसका वेट कितना, तो कहने लगे कम से कम इसका वेट तो 1.5 मीट्रिक टन है, और पूरा सोने का, और वहां रखा है एक शो केस में सजा के रखा हुआ, और लिखा कि ये इलाहाबाद से लूट कर लाया है। लिखा है इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी बता। तो ये जो कुछ वो लूट के ले गए हैं ये सब लाना है। और ऐसे ही पुर्तगालियों से भी ला, जो गोवा से मिलता है उन्होंने, और दक्षिण भारत में केरल से, क्योंकि लिस्बन में भी बहुत सारी संपत्ति जमा है पुर्तगाल की और मलबार एरिया की। सबसे ज्यादा पुर्तगालियों ने मलबार और ये गोवा, इसी एरिया को लूटा, ये संपत्ति वहां से और ब्याज सहित, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून है कोई देश किसी देश को लूट नहीं सकता, और अगर किसी देश ने प्रूव कर दिया कि ये लूट की संपत्ति को वापस देनी पड़ेगी, तो आप बोलिए अब तक हमने ये क्यों नहीं किया? अब तक इसलिए नहीं किया कि हमारे जो पॉलिटिशियन है ना एकदम नपुंसक है, दम ही नहीं।
कर पाते, अंग्रेजों से बात नहीं कर पाते। जो अंग्रेज कहते हैं उसकी हाजी 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 करते रहते हैं, जो अंग्रेजी कहते हैं उसकी हाजी 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 करते हैं। ऐसे नपुंसक निर्वीर और कायर पॉलिटिशियन है। तो आप बोलिए भविष्य के पॉलिटिशियंस बहुत मजबूत होंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी ये है कि भविष्य के पॉलिटिशियन को बनाने का जिम्मेदारी सन्यासी ने ले ली है अपने ऊपर। ये गारंटी, ये जो सन्यासी होता है ना, ये नहीं लगता किसी से। गृहस्थ आदमी तो डरता, सन्यासी को डर नहीं। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी को डर नहीं लगता। वो तो पूरी विक्टोरिया के यहाँ गए थे ना, आपको मालूम, तो ऐसे दहाड़ कर गोली कराए जैसे वो यहाँ हो, उनको डर नहीं लगता। और कई भारतवासी स्वामी जी के आगे पीछे घूमते हुए स्वामी जी को ज्यादा बोलना, ठीक बोलना, ये इंग्लैंड है, उनका इंग्लैंड क्या करेगा मेरा, इंग्लैंड है, यही कहा था उन्होंने, इंग्लैंड क्या करेगा मेरा, तो जेल में मत करेगा, तो उनका आग लग जाएगी इससे करने के लिए। सन्यासी को डर नहीं लगता। और सन्यासी के हाथ में अगर देश की कामना आ जाए तो वो तो चूंकि डरता नहीं, तो उसके साथ रहने वाले क्यों करेंगे? इसलिए भविष्य के नेता बनेंगे। और सन्यासी का डर क्यों नहीं होगा ना, ये मैंने बहुत सोचा। सन्यासी को इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं होती, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं होता सन्यासी, क्योंकि अपनी बीवी नहीं, अपने बच्चे नहीं, अपना परिवार नहीं, अपना साम्राज्य नहीं, अपना बैंक बैलेंस नहीं, अपना अकाउंट नहीं, डरना किसका? जो है वो पब्लिक का है, इसलिए सन्यासी करता। भारत में जितने सन्यासी हुए ना, वो ऐसे ही लीडर थे। समझ रामदास को देखो, औरंगजेब के जमाने में जब जीप काट दी जाती थी, औरंगजेब जीप कटवा देता, हिंदुओं मंदिर तोड़वा देता, मूर्तियां खंडित करता, पता नहीं मां बहन के साथ कैसे अत्याचार कर रहा है। उस जमाने में जब समर्थ गुरु रामदास को डर नहीं लगा औरंगजेब से, तो अभी डरने की क्या बात है? समर्थ गुरु रामदास नहीं लड़े कभी औरंगजेब से, स्वामी रामतीर्थ नहीं लड़े कभी अंग्रेजों से, स्वामी दयानंद सरस्वती कभी नहीं लड़े अंग्रेजों से। जब भी सारा अंग्रेजों का ही साम्राज्य था, तब स्वामी दयानंद सरस्वती को अंग्रेजों ने कहा था कि आप बस एक सेंटेंस ये कहो कि अंग्रेजों का शासन अच्छा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, तुम मेरी जीभ भी काटोगे तो नहीं कहूंगा अंग्रेजों का शासन अच्छा है, मैं यही कहूंगा कि भारत के खराब से खराब शासन से खराब अंग्रेजों का शासन है। तो सन्यासी से डर, उसको डर नहीं, और अब स्वामी रामदेव जी को किसी का डर नहीं। वैसे ही कहा कि बोलते हैं, आप कभी भी सुन लो, आस्था चैनल को सुन लो या पब्लिक। और सन्यासी जो है ना, आर्टिकुलेट नहीं करता, जो दिल में है वही कहता, जो मन में है वही कहता। दुराव स्वभाव नहीं है, चालाकी नहीं है। चालाकी क्यों? सन्यासी के जो सद्गुण है उनमें से एक है निडरता, साहस। दूसरा चालाकी नहीं होती, जो दिल में आएगा वो बाहर, जो बाहर है बंधन, ट्रांसपेरेंसी इतनी होती। और सन्यासी को ये प्रणाम भी करता है। अगर सन्यासी को प्रणाम नहीं कर रहा होगा तो योग प्राणायाम सिखाने वाले तो हजारों लोग बैठे हैं इस देश में, परम पूज्य स्वामी जी के शिविरों में इतनी भीड़ क्यों होती? योग सिखाने वाले तो कोई कम है, स्वामी जी के पहले से हैं, वीकेएस आने वाले कितने साल से योग सिखा रहे हैं, प्राणायाम सिखा रहे हैं, केरल के कितने लोग हैं। परम पूज्य स्वामी जी के शिविरों में इतनी भीड़ है क्योंकि सन्यासी को योग सिखा रहे प्राणायाम, ये सन्यासी सिखा रहा है, इसलिए लोग क्या है? क्योंकि सन्यासी को बंधन भारत के लोग करते हैं, सन्यासी का अभिनंदन करते हैं, सन्यासी की हर इच्छा को, हर संकल्प को भारतवासी पूरा करते हैं। ये तो भगवान ने बता दिया, ये सन्यासी के दिमाग में ये बात डाल दी कि ब्लैक मनी को बंद करो। ये तो इकोनॉमिस्ट लोगों का काम है, सन्यासी का थोड़ी काम। लेकिन सन्यासी अब इकोनॉमिस्ट लोगों की भाषा को बोल रहा है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट बोल नहीं रहे हैं उसका, चुप है।
मुझे लगा भविष्य की जो लीडरशिप मिलेगी उसमें दम तो होने वाला है, क्योंकि ये सन्यासी के नेतृत्व में तैयार होने वाली लीडरशिप है। और ये लीडरशिप बात करेगी ब्रिटेन से, ये बात करेगी पुर्तगाल से, ये लीडरशिप बात करेगी फ्रांस से कि हमको जो तुमने लूटा, एक तो माफी मांगो पूरी दुनिया से और पैसे वापस करो ब्याज के साथ। तब झगड़ा होगा। झगड़ा पता क्या होगा? झगड़े बहुत चालू ये कहेंगे हमने लूटा थोड़ी, आपने गिफ्ट में दिया, यही होगा। हमें मालूम वो कहेंगे आपने गिफ्ट में दिया, तुमने दिखाओ कहाँ गिफ्ट में दिया। अगर हमने गिफ्ट में दिया है तो कोहिनूर हीरे को देने वाले राजा का नाम पता, फोन नंबर हो, क्या आपको गिफ्ट में दिया, उसने पूछ लेगा मुझसे, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लिया, यही होने वाला। तो झगड़ा चलेगा, वो कहेंगे ये गिफ्ट है, हम कहेंगे लूट है, फिर उसमें कुछ कंप्रोमाइज होगा, वो कहेगा चलो इतना ले लो, हमने भी पूरा चाहिए, माफी मांगो की दुनिया से, तो तुमने लूटा, अत्याचार किया हमारे ऊपर, और ऊपर से ये और इसकी घेरबंदी हम करेंगे कॉमनवेल्थ देशों के साथ मिलकर। ये जो 71 कंट्रीज है ना, इनके साथ मिलकर ब्रिटेन को घेरेंगे, क्योंकि इन सभी को लूटा है। पुर्तगाल को घेरेंगे उन सभी देशों के साथ मिलकर जिनको पुर्तगाल ने लूटा पिछले 500 साल। फ्रांस को घेरेंगे उन देशों के साथ जिनको फ्रांस ने लूटा पिछले 500 साल। और इस काम में थोड़े दिन तो अमेरिका भी हमें साथ देगा, क्योंकि अमेरिका को भी लूटा है, मालूम है आपको, स्पेनिश को लूटा है, अंग्रेजों ने लूटा, जापान भी साथ देगा हमें, चीन भी साथ देगा, क्योंकि ये सब भोग होगी है लूट के। तो इनसे दोस्ती करके ये पूरा पैसा वापस लाके देश की अर्थव्यवस्था में कम से कम 1000 लाख कोटी रुपए डालना है। इसमें से थोड़ा रुपया डॉलर्स में डालना है, थोड़ा यूरो डॉलर में डालना है, ज्यादा पैसा सोने में डालना है, सोने के रूप में डालना। तो आपको इसका क्या फायदा? फायदा तो एक ही है, जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना होता है वो देश कभी भी करेंसी प्रिंट कर सकता है। अगर 1000 लाख कोटी का सोना हमने डाल दिया इस देश में, तो जब बढ़ते आएगा तब करेंसी प्रिंट करेंगे, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। यूरो डॉलर लाया या डॉलर लाया तो उसमें धोखा होगा, पता है क्या होगा? डॉलर अगर गिर गया तो, यूरो डॉलर गिर गया तो, और वो गिरेगा। अगर हमने दुनिया से सोना इकट्ठा करके भारत में ला रखा तो सबसे पहला दुष्परिणाम होगा, डॉलर की प्राइस गिरेगी, और ये हो सकता है 1 रुपया 1 डॉलर हो गया। तो डॉलर में पूरी रखना खतरे से खाली है, और डॉलर गिरेगा, यूरो डॉलर गिरेगा, और वो बड़ा फायदा तब होगा जब डॉलर 1 रुपया 1 हो गया। ये कैसे होगा? सोने के रूप में आप जो भी चीज लाते हैं उसका वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि सोने की वैल्यू कभी भी घटती है। सोना एक ऐसा मेटल माना जाता है सारी दुनिया में जिसकी कीमत कभी भी गिरती नहीं। जिसके पास सोना है उसकी संपत्ति सोने में तोड़ी जाएगी, तो हमारी संपत्ति सोने के हिसाब से तोड़ी जाएगी, तो रुपया हमारा मजबूत होगा, डॉलर कमजोर होगा। डॉलर कमजोर होगा तो एक्सपोर्ट की हमारी इनकम है ये 50% बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, लेकिन इनकम 50 गुना ज्यादा, और इम्पोर्ट का खर्चा 50 गुना कम हो जाएगा। अब एक्सपोर्ट 50 गुना ज्यादा, इम्पोर्ट 50 गुना कम, तो ट्रेड सरप्लस ना होगा स्थान का करीब 300 से 400 करोड़ डॉलर का ट्रेड सरप्लस होगा। तो अमेरिका और चीन भी हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, और डॉलर रुपया बराबर हुआ तो बहुत बड़ी क्रांति होगी। भारतवासी जो अमेरिका भाग गए हैं सब वापस आएगा, वहां कोई नहीं रहेगा, और 4 कोटी भारतवासी हैं जो भारत के बाहर हैं, ये सब वापस आएंगे, और इनके पास 10 क्वालिटी ब्रेन है, ये ब्रेन फिर देश के लिए काम में आएगा। हमारे 36% साइंटिस्ट नासा में, अगर वो आ गए वापस
तो नासा जैसे 10 इंस्टीट्यूशन बना रही है, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, 38% इंजीनियर भारतवासी हैं। अगर वो वापस आ गए तो MIT जैसे बड़े कितने संस्थान बनेगा। ये वापस आए तो ब्रेन इनके पास है और वो ब्रेन अभी तक अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने देश में। और वो आ जाएंगे, उनको एक ही लालच है, $1.50 बस। जिस दिन $1 हो गया कोई नहीं रहेगा, सामान्य। और आना तो है ही, हमेशा तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे अमेरिका अपने को टारगेट कर रहा है, यूरोप भी अपने को टारगेट कर रहा है। उनके इमिग्रेशन के लॉज इतने टाइट हो रहे हैं कि वहां रहना संभव नहीं है, थोड़े दिन के बाद आना तो पड़ेगा, सूना हो गया। तो सम्मान के साथ हम जाएंगे, देश के काम करेंगे और खाली देख लेके नहीं आएंगे, उन्होंने जो कमाई कर रखी है वो भी लेके आएंगे। हम आप सोचो ना, मित्तल परिवार में भारत वापस आ जाए तो इंग्लैंड की इकोनॉमी तो कोलैप्स हो जाएगी। आपको मालूम है लंदन की इनकम में सबसे बड़ा हिस्सा मित्तल परिवार का है। लंदन की इनकम अगर €100 है ना या स्टर्लिंग पाउंड, तो उसमें मित्तल परिवार का हिस्सा 36 का है। तो मित्तल अगर भारत आते हैं तो लंदन तो गया, जहां आएंगे वो उठे। ऐसे बहुत लोग हैं, स्वराज पॉल और मित्तल और एक तीसरा ग्रुप और है, तीनों निकाल लें तो लंदन की इनकम 50% से भी कम हो जाएगी। तो इनको वापस लाना है, इनको सम्मान देना है, इनको इज्जत देनी है। और इनको सम्मान नहीं मिला इसलिए भागे, इनको इज्जत नहीं मिली इसलिए भागे। हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे पॉलिटिशियंस को तो अक्ल है नहीं, किसको सम्मान देना चाहिए किसको नहीं। सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए वैज्ञानिकों का, सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए इंजीनियरों का, मैनेजर्स का, डॉक्टर्स का। इनका सम्मान जैसे ही आप कराओगे ये तो आते हैं, और डॉलर आप बराबर करो तो ऊपर अपने आप आ जाए। इनको बस काम चाहिए, काम दे दो, वो आपके देश को ऐसा बना देंगे जैसा दूसरे देशों को बनाए। गल्फ देशों में बहुत घूमा और मैंने देखा कि गल्फ से सारे हिंदुस्तानी इंजीनियर वापस आ रहे हैं। गल्फ का पूरा सिस्टम ये तेल निकालने का काम सारे भारतीयों ने किया है। अरब देशों, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सारा तेल खोज के इन्होंने दिया। तो हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसके पास अपनी पूंजी हो, अपना स्वाभिमान हो, अपने रिसोर्सेज हो, जो दूसरों के ऊपर आधारित ना हो, और सम्मान के साथ भारतवासी सारी दुनिया में कहें हम भारतीय हैं। समृद्धि तो आएगी, समृद्धि भी आएगी, समृद्धि और संपत्ति का बंटवारा भी होगा, क्योंकि कानून कैसे बनाएंगे, बंटवारा कैसे होगा। और उसके बाद अंग्रेजों के जमाने के सब कानून हटा के नए नए व्यवस्था, नए नए कानून बनाएंगे। एजुकेशन बदलेगी, अंग्रेजों के जमाने की एजुकेशन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इस एजुकेशन से निकलता कुछ नहीं है। हम सब पढ़ते हैं 15 साल 20 साल, लेकिन जिंदगी में कुछ काम नहीं आता है, कुछ हम पढ़ते हैं। बल्कि पढ़ना काम तो आते नहीं, याद भी नहीं रहता, कुछ हम पढ़ते सब भूल जाते हैं, क्योंकि वो बेकार सिलेबस बदला, नई चीज हमें पढ़नी है, नई विद्या चाहिए, नई शिक्षा चाहिए, और वहां को पढ़ाना चाहिए। इसी तरह न्याय व्यवस्था में नई कानून चाहिए। 3 महीने में सारे मुकदमों का फैसला हो, इससे ज्यादा किसी को इंतजार ना करना पड़े न्याय के लिए। IPC बदलना, CRPC बदलना, CPC बदलना, इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलना, ये सब काम हमें करना है। और ये सब काम चालू हो गया है, आपको जानकारी देना चाहता हूँ। भारत स्वाभिमान का एक लीगल सेल है, आपको मालूम, न्यायिक लोगों का संगठन भारत स्वाभिमान ने बनाया। उसमें देश के बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स और जजेस हैं जो रिटायर हो गए, वो भारत स्वाभिमान को अपनी सेवा देंगे। उनके साथ मिलकर नए कानूनों की ड्राफ्टिंग इस समय चालू है। कल हम IPC हटाते तो फिर कौन सा कानून लाएंगे, कल CRPC हटाते तो कौन सा कानून लाएंगे, कल हम इंडियन एविडेंस एक्ट हटा लेंगे तो कौन सा लाएंगे। उसकी ड्राफ्टिंग हमारी पैरेलल चालू है और 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी पूरी ड्राफ्टिंग, एक एक कानून की।
लोग लगे पूरा दिमाग लगा है और ये सब पर्दे के पीछे चल रहा है। कुछ काम पर्दे के सामने होता है, कुछ काम पर्दे के पीछे होता है। ये पर्दे के पीछे इसलिए चल रहा है कि इसमें कोई रुकावट ना आ जाए। एक बार जब काम पूरा हो जाएगा तो सबके सामने खुलासा हम करेंगे। एजुकेशन का ऑल्टरनेट पूरा ड्राफ्ट हम बना रहे हैं और पूरे सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं। एजुकेशन का हायर एजुकेशन, मीडियम स्तर का और प्राइमरी एजुकेशन, तीनों लेवल। ऐसी जुडिशियरी का कर, ऐसे हमारे जो सोशल सिस्टम्स हैं उनका कर, सब जगह पैरेलल काम चल रहा है। 4-5 वर्षों में ये काम पूरा हो जाएगा और इधर 4-5 वर्षों में हमें जो मेंबर चाहिए भारत स्वाभिमान के पूरी बन जाएंगे। फिर एक साथ अटैक करना है इस सिस्टम। आप इसमें थोड़ी हमारी मदद करें। आप बोलिए हम क्या मदद करें? आपसे एक ही केवल अपेक्षा है कि भारत में कोई भी बड़ा काम करने का छोड़ा मेजोरिटी से काम करें। पार्लियामेंट में कोई काम कराना है तो मेजोरिटी से, समाज में कोई काम कराना है तो मेजोरिटी से। तो हमें मेजोरिटी चाहिए भारत स्वाभिमान के लिए, और मेजोरिटी का माने 50 कोटि से ज्यादा लोग भारत स्वाभिमान का सहयोग करें पूरे देश। ये है मेजोरिटी का मतलब। और 50 कोटि लोग हमारा सहयोग तब करेंगे जब 5 कोटि लोग मेंबर बने हमारे। हम ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि एक व्यक्ति कम से कम 10 लोगों को कन्विंस करे अपने लाइन। वैसे तो ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन कम से कम 10 को कन्विंस करता है और कम से कम 10 को वो जोड़ता है अपनी जिंदगी से या किसी दूसरे की। तो हमारे अगर 5 कोटि मेंबर हो गए तो 50 कोटि लोग हमारे साथ जुड़ गए और 50 कोटि लोगों का भारत स्वाभिमान से जुड़ने का सीधा अर्थ है पार्लियामेंट की कम से कम 450 सीट हमारी होगी। और पार्लियामेंट की 450 सीट होने का सीधा मतलब है कि हम चाहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल सकेंगे जरूरत पड़ेगी। बाकी सब चीजें तो बदलना ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदल करना है तो करेंगे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सबसे खराब स्थिति है। आप अगर भारत का संविधान पढ़िए ना तो उसमें एक चैप्टर नंबर 4 है जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट चैप्टर कहते हैं। सारी अच्छी बातें इसमें लिखी गई चैप्टर 4 में, लेकिन ये किसी के ऊपर लागू नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं, ये ऑप्शनल है। कोई सरकार चाहे तो चैप्टर 4 को लागू करे, नहीं चाहे तो आप सरकार को मजबूर नहीं कर सकते। हमें संविधान में यही परिवर्तन करना, चैप्टर नंबर 4 को कंपल्सरी बनाना है, नहीं तो उसके होने का कोई मतलब नहीं। आप सोचो ना कैसे हास्यास्पद स्थिति है, संविधान का एक भाग कोई माने या ना माने उसकी मर्जी पर है, ये कैसे हो सकता है? अगर आप उसको संविधान कह रहे हैं तो उसमें तो सब कुछ वो होना चाहिए जो मानना पड़े। हम तो इतनी संशोधन करने वाले हैं और अब तक संविधान में 108 संशोधन हो चुके हैं। हम एक करेंगे 109 और कहेंगे कि चैप्टर नंबर 4 सब सरकार के लिए कंपल्सरी है। जो सरकार नहीं माने वो ना सरकार बनाए, दूसरे लोग बनाए, ये तो करना ही पड़ेगा। उसमें है फ्री एजुकेशन, टोटल एजुकेशन, फ्री हेल्थ, टोटल हेल्थ, ये सब चैप्टर 4 है। उसमें है गाय की हत्या नहीं हो सकती, जानवरों की हत्या नहीं हो सकती, ये चैप्टर 4 है। चूंकि कंपल्सरी नहीं है इसलिए हत्या होती है। चैप्टर 4 में हर व्यक्ति को चिकित्सा मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति को रोजगार मिलना ही चाहिए, हर व्यक्ति का घर होना ही चाहिए, हर व्यक्ति को जिंदगी चलाने का सम्मानजनक रास्ता होना ही चाहिए। ये सब चैप्टर 4 में है और चूंकि इसको ऑप्शनल कर रखा है इसलिए कोई पार्टी इसको लागू नहीं करती, हम इसको लागू करते। हाँ पार्ट संविधान का 4वां हिस्सा। और ये परिवर्तन जिस दिन हम कर पाए संविधान में, आने वाली सभी सरकारों के लिए वो बाइंडिंग हो जाएगा। सरकार हमारी रहे या किसी की रहे उसको वही करना पड़ेगा, नहीं तो वो सरकार नहीं चला। तो संविधान में जरूरत पड़ने के परिवर्तन कर सकते हैं, कानून को बदल सकते हैं।